दोस्तों आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस अभी कुछ ही दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सी एक्टिविटीज फॉलो करनी होती है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरी प्रोसेस देखेंगे और आपको कौन सी स्टेप करने के लिए कितने दिनों का टाइम दिया जाता है, ये भी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक 2024 की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2023 की जो वेबसाइट थी, यानी कि प्रीवियस ईयर की जो वेबसाइट थी, वो वेबसाइट को रेफर करेंगे और उसी वेबसाइट के थ्रू देखेंगे कि आपको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है और एक स्टेप करने के लिए कितने दिनों का टाइम आपको दिया जाता है। अभी सपोज रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ये तो पहली स्टेप है। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए कितने दिनों का टाइम है, कितने दिनों के अंदर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर मिलती रहेगी। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र, सीईटी सेल की वेबसाइट है फॉर एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग 2023 के लिए वेबसाइट है। अभी यहाँ पे आने के बाद मैं जैसे ही इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पूरा जो शेड्यूल होता है आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन का और कितने दिनों का टाइम दिया जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, द एक्टिविटीज एंड शेड्यूल डेट्स फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज। तो सीरियल नंबर में अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये है आपकी पहली स्टेप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट। अभी सबसे पहली स्टेप आपकी क्या है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आता है और उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। अभी कास्ट वाइज आपकी डिटेल में डॉक्यूमेंट्स कौन से है वो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर ही चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर होता है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट डेट दिया है और लास्ट डेट दिया है। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट डेट है वो है 13 और जो लास्ट डेट है वो है 10। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे 13 से लेके 10 तक, यानी कि लगभग 20 दिनों का टाइम दिया गया है। अभी हम लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए आपको 20 दिनों का टाइम दिया जाता है। वैसे तो 10 दिनों का टाइम ही दिया जाता है, बट अगर आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस एक्सटेंड होती है तो फिर वो 20 दिन तक जा सकता है। वैसे स्टार्टिंग में सिर्फ 10 दिनों का टाइम ही आपको दिया जाएगा। अभी जो डेट है ये एक्चुअली एक्सटेंडेड डेट है, इसलिए यहाँ पे 20 दिनों का टाइम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको 10-20 दिनों का टाइम दिया जाता है। अगर पहले दिन ही आप देखोगे तो 10 दिनों का टाइम दिया जाएगा, अगर बाद में एक्सटेंड होता है तो 20 दिनों तक वो जा सकता है। देन नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेकेंड वन। यहाँ पे आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपका हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 स्टेप्स दी जाती है, दैट इज प्रोसेस फॉर ई स्क्रूटिनी मोड एंड प्रोसेस फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड। आप ई स्क्रूटिनी भी कर सकते हो और फिजिकल स्क्रूटिनी भी कर सकते हो, इन दोनों में से आपको कोई भी एक ही करना है। अभी इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि फिजिकल स्क्रूटिनी अच्छा है, क्योंकि ई स्क्रूटिनी में कभी कभी क्या हो जाता है, अगर आपने गलती से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो ब्लर है, जो भी वेरिफिकेशन कर रहा है उन्हें वो प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए अगर आपके लिए फिजिकल स्क्रूटिनी कन्वीनियंट होगी तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी ही कर सकते हो, अगर ई स्क्रूटिनी कन्वीनियंट होगी तो ई स्क्रूटिनी कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, बट मैं मेरा व्यू बता रहा था। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो ई स्क्रूटिनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए यहाँ पे 13 से लेके 11th तक, ठीक है, यानी कि सेम ही जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसी टाइम के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। अभी सपोज आपने 13 डेट को आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो उसके बाद तुरंत आप कॉलेज जाके या फिर आपका जो फिजिकल स्क्रूटिनी है वो कंप्लीट कर सकते हो, उसी दिन कर सकते हो। सेम टाइम पीरियड है जो आपको रजिस्ट्रेशन को टाइम दिया गया है, वही पीरियड में आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अभी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अभी डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो
फिजिकल स्क्रूटिनी या फिर ई स्क्रूटिनी का जो लास्ट डेट था वो था 11th, और 2 दिनों के बाद यानी कि 12 और 13 को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद 1 या फिर 2 दिनों के बाद आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप दैट इज 4th वन, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स। अभी अगर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर कुछ ग्रीवेंस है यानी कि कुछ गलती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर, जैसे कि आपके मार्क्स के अंदर कुछ गलती हो गई या फिर आपके नाम के अंदर या फिर आपके जेंडर के अंदर कुछ गलती हो जाती है, तो उसे ग्रीवेंस कहते हैं। तो सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको जो भी ग्रीवेंस है वो सबमिट करना पड़ता है। कैंडिडेट शैल रेज द ग्रीवेंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा, then application of such candidate shall be reverted back to the candidate shall upload। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको करना पड़ता है फॉलो। और 13 प्रोविजनल लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद दूसरे दिन ही आपका ग्रीवेंस रेस का जो टाइमिंग है, पीरियड है, वो स्टार्ट हो जाता है। 14, 15, 16 और 17 अभी यहाँ पे आपको 4 दिन दिए गए हैं फॉर रेजिंग योर ग्रीवेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 या फिर 3 दिन दे सकते हैं। अगर आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर कोई करेक्शन है तो आपको वो करेक्शन यहाँ पे करना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी ग्रीवेंस रेज हो जाने के बाद यहाँ पे लास्ट डेट क्या थी 17, 18 और 19, 2 दिनों के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है। 1 या फिर 2 दिनों के अंदर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जिस दिन डिक्लेयर होती है उसी दिन आपकी सीट मैट्रिक्स भी डिक्लेयर होती है। 6 में आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1। अभी ये जो सीट मैट्रिक्स है कि कैप राउंड के लिए रहेगी। ठीक है, 19/8 को ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई थी और 19/8 को ही आपकी जो कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स है वो भी डिक्लेयर हुई थी, यानी कि सेम डे पे आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, देन सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर हो जाने के बाद आपको सीट मैट्रिक्स प्रॉपरली स्टडी करना है। कैसे स्टडी करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर 19 को डिक्लेयर हो जाने के बाद 20 और 21 यानी कि 1 दिन के गैप के बाद आपका कैप राउंड 1 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी कैप राउंड 1 में आपको क्या क्या करना है, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म आपको फिल करना है। ऑप्शन फॉर्म क्या होता है, आपको कॉलेज की लिस्ट पुट करनी होती है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। फिर उसके बाद अभी ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए आपको 21, 22 और 23 3 दिनों का टाइम दिया जाता है फॉर फिलिंग अप द ऑप्शन फॉर्म। इसलिए आप जो भी लिस्ट बनाते हो वो पहले ही बना के रखनी है। अगर आप उसी टाइम लिस्ट बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपको सारे कॉलेजेस चेक करने होते हैं, उनका कट ऑफ चेक करना होता है, उनकी सीट मैट्रिक्स चेक करनी होती है, फिर ही आपको कॉलेज पुट करने हैं, नहीं तो आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपरली एनालिसिस करना मैंडेटरी होता है। देन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 1। अभी ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक कॉलेज अलॉट होता है, अगर आपने प्रॉपरली ऑप्शन फॉर्म फिल किया होगा तो वो कब अलॉट होगा आपको 2 दिन के बाद या फिर 1 दिन के बाद। ऑप्शन फॉर्म फिल करने के 1 दिन के बाद आपको अलॉटमेंट पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो 26 से लेकर 28 तक आपको एक और प्रोसेस करनी होती है, दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ द सीट। ठीक है, अभी कैप राउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो उसके बाद आपको 3 ऑप्शंस होते हैं। अभी अगर आपकी लिस्ट में से पहले ही कॉलेज आपको लग जाता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, उसके बाद ही आपको डायरेक्ट एडमिशन ही करना पड़ता है। बट इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप सेकेंड कैप राउंड के लिए जा सकते हो। अभी उसके लिए आपको नॉट फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है इस पीरियड के अंदर, या फिर अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हो चुका है कैप राउंड 1 में, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फ्रीज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हो डिटेल में, वैसे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 दिनों का टाइम दिया जाता है, 26, 27 और 28। ठीक है, तो ये 3 दिनों के अंदर आपको ये प्रोसेस पूरी करनी है। अभी एक्सेप्ट करने के बाद आपको उसी पीरियड के अंदर कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करके एडमिशन करवाना पड़ता है। देख सकते हो आप 26, 27 और 28 जिस पीरियड में आप सीट एक्सेप्ट करते हो उसी पीरियड में आपको एडमिशन एंड रिपोर्टिंग भी कंप्लीट करनी पड़ती है, जैसे कि आप लोग 10th स्टेप में देख सकते हो। ठीक है, अभी रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको एग्जैक्टली क्या करना होता है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और एडमिशन की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, आपको फीस भी पे करनी पड़ती है इस पीरियड के अंदर। अभी सपोज इन केस अगर आपने कैप राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया था, या फिर अगर आपने कैप राउंड 1 में नॉट फ्रीज यानी कि बेटरमेंट सिलेक्ट किया था, तो आप कैप राउंड 2 में एलिजिबल हो, आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेम प्रोसेस होती है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स। अभी जो भी सीट्स वैकेंट रह जाती है
कैप राउंड 1 के बाद उसका एक अलग से सीट मैट्रिक्स निकलता है और वो सीट मैट्रिक्स हम लोग कैप राउंड 2 के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड्स है वो सेम है सारे, जैसा कि ऊपर हमने देखे थे। तो सेम प्रोसेस होगी, आपको फिर से ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फिल करना होगा कैप राउंड 2 के लिए। फिर आपको एक कॉलेज अलॉट होता है, दैट इज डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 2। फिर उसके बाद आपको वो सीट जो है एक्सेप्ट करनी होती है। आप फिर से आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं मतलब 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑटो फ्रीज मतलब वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑटो फ्रीज मतलब आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अभी आपको कोई दूसरा चारा ही नहीं है, ठीक है। देन 2 ऑप्शंस बाकी कौन से है, फ्रीज और नॉट फ्रीज। फ्रीज मतलब अगर आप उस अलॉटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फ्रीज के ऊपर क्लिक करना होता है। अगर आप फिर से कैप राउंड 3 के लिए जाना चाहते हो तो आपको नॉट फ्रीज के ऊपर क्लिक करना है, बेटरमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी होती है, एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज और हर लॉगिन के थ्रू आपको ये प्रोसेस करनी पड़ती है। अगर आप सीट एक्सेप्ट करते हो तो आपको फिर उसी पीरियड के अंदर उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी है और आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ता है। अगर आप सीट एक्सेप्ट करते हो या फिर आपका जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो जाता है तो देन फिर से कैप राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद कैप राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर से आपको एक सेपरेट सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा फॉर कैप राउंड 3। देन सिमिलरली submission and confirmation of option form, then display of provisional allotment for cap round 3। टाइम पीरियड सबका सेम है। देन उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट करनी होती है। अभी यहाँ पे आपको एक या फिर 2 ऑप्शन रह जाते हैं, जैसे कि अगर आपको पहले प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको नॉट फ्रीज का ऑप्शन नहीं रहता है, यानी कि आप फ्रीज ही कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नॉट फ्रीज करते हो तो आपको कोई आगे राउंड ही नहीं है, ठीक है। अभी जो अगला राउंड होगा वो डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा, यानी कि आपका जो एडमिशन होगा वो जनरल के जैसा ही होगा, ठीक है। अभी कैप राउंड प्रोसेस नहीं होगी, कैप राउंड सिर्फ 3 ही होता है, ठीक है। इसलिए आपको इन 3 प्रोसेस के अंदर ही आपका जो एडमिशन है वो करवाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ही ऑप्शन रहते हैं, ऑटो फ्रीज या फिर फ्रीज। देन उसके बाद आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना पड़ता है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ नया स्टेप है, 2021 स्टेप आप देख सकते हो। फॉर वैकेंट सीट इफ एनी एट एनी इंस्टीट्यूट विल कंप्लीट द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट या फिर न्यूज़पेपर, प्रिपेयर मेरिट लिस्ट एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन कॉलेज वेबसाइट, ठीक है। कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस थ्रू गवर्नमेंट रूल्स। अभी ये तीनों कैप राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद फिर भी कुछ सीट्स बच जाती है, तो वो सीट्स कितनी बची है वो कॉलेज को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना पड़ता है। फिर अगर आपका कैप राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप उस सीट्स के ऊपर जो भी वैकेंट सीट्स है उन सीट्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो, बट आपका जो एडमिशन है वो कैटेगरी के अंदर नहीं होगा इस बार, ठीक है। देन नेक्स्ट 22 आप देख सकते हो, कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़। आपका जो कॉलेज है वो स्टार्ट हो जाएगा रेगुलरली। अभी कैसे स्टार्ट होगा वो आप कॉलेज में देख सकते हो, कॉलेज की वेबसाइट्स के ऊपर चेक कर सकते हो कि आपका जो एकेडमिक है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। देन कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशंस। देन आपकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी 1-2 दिनों के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग, अब ये जो है इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो कैरी ऑन होती है। तो दोस्तों यही थी कुछ प्रोसेस जो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर आपको हर एक स्टेप के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो वैसे आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं हर एक स्टेप के ऊपर डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। बाकी आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।